हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ वो तीन एक्ट मेजरली वो तीन एक्ट इंक्लूड किए गए थे। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, अमेंडिंग एक्ट था, उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट, इसी से बेस्ड क्वेश्चन थे। आज के इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके क्या फीचर्स थे। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला गया है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था, दो एक्ट लाए गए थे, एक रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरा चार्टर एक्ट। दोनों का पर्पज यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करना चाहती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, है ना। कंट्रोल करने के पीछे बहुत सारे रीजन रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया गया है। आज जाइए देखते हैं फीचर्स क्या है। तो चार्टर एक्ट में क्या होता था, कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू किया जाता था, लेकिन कुछ कंडीशन दी जाती थी। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट बना ही था सिर्फ रेगुलेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं पहला फीचर्स इसका क्या है। पहला फीचर्स नंबर 1 बोला गया है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। नंबर 1 पे यही आप लिखेंगे कि इसने जो कंपनी का एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार एकाधिकार, उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया था, है ना। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, व्यापार एकाधिकार था, उसको अगले 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इतनी बात तो क्लियर होगी, अगले 20 साल के लिए इसके ट्रेड मोनोपोली को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो ये पहले पॉइंट में है, यानी उसके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया था 20 साल के लिए। तो अब अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? 20 साल के बाद। 1793 है, 1813 में आएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, ओवर राइडिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल की ओवर राइडिंग पावर थी, ओवर राइडिंग पावर का मतलब ये हो गया कि कुछ विशेष स्थितियों में गवर्नर जनरल जो है अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सभी गवर्नर जनरल के फैसले को बदल सकता था, वो ओवर राइड कर सकता था, यानी उसके फैसले को चेंज कर सकता था अपना नया विचार दे करके। तो वाज एक्सपेंडेड, इसको बढ़ा दिया गया ऑन ऑल प्रेसिडेंसीज। अब सिर्फ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वहीं तक सीमित नहीं रह गया, इसको सभी प्रेसिडेंसीज पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी उन सभी पे लागू कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का फैसला अंतिम होगा, गवर्नर जनरल ही अंतिम फैसला दे सकते हैं, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि ओवरराइडिंग पावर दे दिया गया। वो कितना भी कानून बन जाए, कितना भी रेगुलेशन बन जाए, लेकिन जब तक गवर्नर जनरल उस पर अंतिम फैसला नहीं देंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो ये देखिए, ओवर राइडिंग पावर इनके जो है बढ़ा दिए गए, सभी प्रेसिडेंसीज पे लागू कर दिया गया। ठीक है, आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में ये बोला गया है प्यारे भाई, इट क्लियर्ड, है ना, इसने स्पष्ट कर दिया कि कमांडर इन चीफ जो सेनापति होगा, कमांडर इन चीफ जो सेनापति होगा, वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी जो सेनापति होगा वह जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो सदस्य नहीं होगा, ठीक है, मेंबर नहीं होगा। गवर्नर जनरल यानी आप ये कह सकते हैं, अपॉइंट तो किया गया था, गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ बनाया गया था। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जब गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ होता था तब वह जो है ये अपने काउंसिल का मेंबर नहीं होता था, दोनों पद यही संभालते थे। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कमांडर इन चीफ किसी और को भी बना सकते थे, मतलब उसको अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट में ये बोला गया है कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, नॉट टू बी, उसका सदस्य नहीं होगा, है ना। तो यानी जब भी गवर्नर जनरल जो है कमांडर इन चीफ का पोस्ट देखेंगे तो तब वह जो है अपने काउंसिल का जो मेंबर
नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो इंडिपेंडेंट एक पोस्ट बनाई गई, तो आप समझ सकते हैं इसमें। फिर आइए अगला जो फीचर्स है इसके कि जो चौथा फीचर्स है उसको देखते हैं। चौथे फीचर्स में क्या कहा गया है? चौथे फीचर्स में ये कहा गया है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया ही गया था 1784 में, तो 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसके जो मेंबर्स होंगे, है ना, सदस्य होंगे, वर टू बी पेड, इनको वेतन दिया जाएगा आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू हेंसफोर्थ। अब यहाँ से यानी अब से जो इनके मेंबर होंगे उनको जो है इंडियन रेवेन्यू से पैसा दिया जाएगा। अभी तक इंग्लैंड सरकार उनको पैसा देती थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा देती थी। अब इनको वेतन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो जितने मेंबर हैं, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। और ये रहते भी थे प्यारे भाई कहाँ? इंग्लैंड में रहते भी थे। इंग्लैंड में इंग्लैंड की सरकार पेमेंट देती थी, लेकिन ये जो चार्टर एक्ट लाया गया था 1793, इसमें ये बोल दिया गया कि अब जो पैसा दिया जाएगा, इनको वेतन दिया जाएगा, वो भारतीय कोष से दिया जाएगा, यानी भारतीय कोष से अब से दिया जाएगा। एकदम कंफर्म करके इस एक्ट में ये बात क्लियर कर दिया गया है। और इसका लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिविडेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लाभांश हैं, यानी लाभांश हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी लाभांश है वाज अलाउड टू बी रेस्ड टू 10%, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभांश जो है 10% बढ़ा दिया गया। अलाउड टू बी रेस्ड, कि उसको 10% बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रॉफिट का 10% दिया जाएगा, इसमें साफ साफ कहा गया है। ठीक है, तो आई होप ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। तो प्यारे बंधुओं, आइए अब अगला चार्टर देख लेते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट चार्टर कौन सा था। ये अगला इंपॉर्टेंट चार्टर है चार्टर एक्ट ऑफ 1830, यानी चार्टर एक्ट 1813। इसके क्या क्या फीचर्स थे इसको भी देख लेते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थे। इसमें बोला गया है पहला पॉइंट बोला गया है कि इट रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनीज लाइसेंस, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू कर दिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 सालों के लिए एक बार फिर रिन्यू कर दिया गया। अब देखिए 1813 से 1833 तक ये आराम से व्यापार करेंगे, इनका मोनोपोली बरकरार रहेगा इंडिया में। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगला पॉइंट लिखा टू इट अबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली, यानी यह जो है कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया इन इंडिया, कहाँ? भारत में। यानी अब भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही व्यापार नहीं करेगी, है ना, एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना। लेकिन ये अभी भी ये बोला कि जो चाइना के साथ चाय का व्यापार होगा वह सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, लेकिन और बाकी जो व्यापार होंगे भारत में वो सबको ओपन कर दिया गया। कहने का मतलब अब जो ब्रिटिश और कंपनियां थी, ब्रिटेन की और कंपनियां थी, वह भी इंडिया में आके व्यापार कर सकती थी। साथ साथ में इंडियन लोग भी इंडिया में अब व्यापार कर सकते थे, यानी व्यापार कर सकते थे। सिर्फ चाय को छोड़ दीजिए, चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में रखा, वो भी चाइना के साथ जितना टी ट्रेडिंग होगा वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में ये बोला गया है कि इट असर्टेड, इसने स्पष्ट कर दिया कि क्या स्पष्ट कर दिया? ब्रिटिश सॉवरेंटी ऑफ क्राउन ऑन कंपनीज टेरिटरी, यानी ये कहना चाहता है कि ब्रिटिश की संप्रभुता होगी, है ना। ब्रिटिश के क्राउन माने जो वहां पे राजा होंगे, ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता होगी, यानी किस पे? कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है, कंपनी का जितना भी ये क्षेत्र है, जितना भी बड़ा साम्राज्य है, उस पे सीधा सीधा अधिकार अब किसके होगा? ब्रिटेन के राजा का होगा। यानी कि ब्रिटिश सॉवरेंटी को एकदम बरकरार कर दिया गया।
ब्रिटिश सॉवरेंटी होगी। जबकि प्यारे भाई आप देखे थे जो 1784 का एक्ट लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें ये बोला गया था कि सिर्फ ये जो नीचे लिखा गया पिट्स इंडिया एक्ट में कि वो कंपनी की टेरिटरी ब्रिटिश की पॉजेशन होगी, पॉजेशन मतलब संपत्ति होगी, ब्रिटिश पॉजेशन वहां बोला गया था, यानी ब्रिटिश की संपत्ति होगी। लेकिन अब यह बोला गया उस पर संप्रभुता भी ब्रिटिश क्राउन का होगा। किसका होगा? ब्रिटेन का जो क्राउन होगा, राजा होगा, उसी की संप्रभुता होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी इंडिया में होगी, है ना, उस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? उस क्राउन का होगा, उसी की सॉवरेंटी होगी। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कि अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह बोला गया है, पॉइंट नंबर 4, कि इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, इसने जो है जो ईसाई मिशनरी थी उनको अलाउ कर दिया भारत में, टू एजुकेट इंडियन, कहा जाइए भारतीयों को शिक्षित कीजिए, ऑन वेस्टर्न मॉडल, यानी पश्चिमी मॉडल पर, यानी पश्चिमी मॉडल पर जाइए भारतीयों को क्या करिए? एजुकेट करिए। तो यानी भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार और कन्वर्जन तब शुरू होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस चार्टर एक्ट को लेके आती है। उसी समय क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं। उनका मेन पर्पज ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्जन करना, लेकिन उनका सामने जो फोकस था वो ये कहते थे हम इंडिया को वेस्टर्न मॉडल पे एजुकेट करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ इस एक्ट के माध्यम से कानून लाया गया। अब इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट। इसमें देखिए एक कमी ये थी कि लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज यानी प्राधिकरण दे दिया गया। क्या दे दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया गया टू इम्पोज टैक्सेस। अब लोकल गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा सकती है लोगों पर, भारत के लोगों पर जो है लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। यानी इट ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पीपुल इन इंडिया। भारत में जितने लोग हैं उनमें उनके ऊपर यह जो एक्ट ये ऑथराइज दे दिया लोकल गवर्नमेंट को कि आप टैक्स लगाइए। इफ नॉट पेड, यदि नहीं देते हैं तो उनको पनिश भी करने का अधिकार आपको है। तो अब इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होंगे, खासकर जमींदार होते थे, है ना, जो विलेज के प्रधान होते थे, विलेज के जो मुखिया होते थे, वह पूर्ण रूप से भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। तो इस प्रकार से करप्शन को बढ़ावा दिया इस एक्ट ने। करप्शन को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो आई होप आप समझ सकते हैं इस एक्ट को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। यही कुछ क्वेश्चन है जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दिया है, और जो बचे हैं वह माइनर हैं, उनके पूछे जाने के चांस बहुत कम होते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।